स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। केरल में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ये माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सिस्टम जारी रखा गया, मैं फिर से कह रहा हूं, पहला विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ, अगला विभाजन का बीच ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट रखेगा। बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2005 में कहा भी था, जितने जल्दी हो सके माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कह रही है माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करिए। 2006 में कांग्रेस ने भारत के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दी। उसके पहले तक माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री भारत में होती नहीं थी। भारत में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग बना 1992 में। भारत में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना 2006 में। 1992 में कानून बनाया था माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 2004 में बनाया मनमोहन सिंह ने, आते आते पहला कानून बनाया था माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट। मैंने दोनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। फाइनल हियरिंग कभी भी हो सकती है, एक 2-3 महीने के अंदर। लेकिन इन दोनों कानूनों को खत्म करना जरूरी है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये हमारे संस्कृति को खराब कर रहा है कि नहीं? ये देश में अलगाववाद बो रहा है कि नहीं? इस अलगाववाद के खिलाफ आवाज उठाइए, इस घटिया कानून के खिलाफ आवाज उठाइए। अपने अपने सांसदों विधायकों को पकड़िए, बोलने में किसी की रोक नहीं है। वैसे ये सेंट्रल एक्ट है, कानून खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट से या संसद से, लेकिन बोलने के लिए तो विधायक भी बोल सकते हैं भाई। अगर आम आदमी इसके खिलाफ बोल सकता है तो विधायक क्यों नहीं बोल सकते? इस देश में 4200 विधायक हैं, लगभग 800 के आसपास सांसद हैं, टोटल हो गए 5000। इन 5000 लोगों को क्या कहते हैं? कानून निर्माता। तो अगर ये 5000 लोग कानून निर्माता हैं तो इनको घटिया कानून के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इससे भी पेट नहीं भरा। 1991 में पूजा स्थल, 1992 में माइनॉरिटी, फिर पेट नहीं भरा 1995 में एक और घटिया कानून, उसको कहते हैं वक्फ एक्ट। सुना आप लोगों ने वक्फ एक्ट के बारे में? वीडियो देखा है कि नहीं देखा? विक्रम जी ने उसको चैलेंज किया हुआ है इंदौर हाई कोर्ट में। हमने उसको दिल्ली में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, यह मैटर मंडे को लगा था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो केंद्र सरकार का जवाब आया। मैंने बोला चीफ जस्टिस साहब को, पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहाँ लगती है। मैंने जस्टिस शर्मा से कहा कि कितना पुराना मैटर है, इस पर जवाब नहीं आ रहा, इसकी आप सुनवाई करिए। तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि साहब इस पे 1, 2, 3 नहीं 120 पीआईएल आ चुकी है। तो हम देश के उन सभी राष्ट्रभक्तों को, विक्रम जी को, पारस जैन जी यहाँ बैठे हुए हैं उनको, बाकी देश में अलग अलग लोगों ने, जिन लोगों ने इस वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ यहाँ से। और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला जब 120 पीआईएल आ गई है तो आप इसमें ट्रांसफर पिटीशन फाइल करिए। एक संविधान में प्रावधान है कि अगर उसी विषय पे देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पीआईएल हो जाए तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। मैंने कहा सर मैं कैसे ले जाऊंगा, मुझे तो 2-3 के बारे में पता था, ये तो 120 हो गई हैं, मैं सबका कहाँ से नाम पता ढूंढता रहूंगा। ये ड्यूटी आप केंद्र सरकार को दीजिए, वो इसको सुप्रीम कोर्ट ले चले। तो अब हम सब की 120 याचिकाएं, मेरी, विक्रम जी की, पारस जैन जी उधर कोने बैठे हुए हैं, कहीं व्यस्त हैं लगता है, और हरिशंकर जैन जी की इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। हरिशंकर जैन जी को जानते होंगे, हाँ, ज्ञानवापी। तो हम सब की याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट आएंगी, अब वहीं लड़ाई होगी। लेकिन बात फिर वही आ गई, जब इतना घटिया कानून बनाया है कि अगर वो वक्फ बोर्ड आके बोल दे ये हाल वक्फ बोर्ड का है, और इस हाल को नोटिस भेजते समय, इस कॉलेज को नोटिस भेजते समय उसको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, सिंपल 1 पन्ने का चिट्ठा लिखना है कि ये जो कॉलेज का, ये पूरा कॉलेज का प्रांगण है, यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, इसलिए ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, या यहाँ पे औरंगजेब का जो है गधा घास खाने आया था, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो इसको आप हमें दे दीजिए। तो याद समझिए
इस कॉलेज के प्रिंसिपल महू की कोर्ट में या इंदौर की कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको भोपाल जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस केवल देश की राजधानियों में है, हर प्रदेश की राजधानी में है। अब महू वाले तो फिर भी चले जाएंगे भोपाल, यहां से 150-200 किलोमीटर होगा। वो झबुआ वाला बेचारा भोपाल कैसे पहुंचेगा, 600-700 किलोमीटर। और इस कॉलेज के मैनेजर तो फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, कॉलेज चला रहे हैं, नियम कानून पता है, विक्रम जी को इंगेज कर लेंगे। वो झबुआ का आदिवासी कैसे जाएगा जिसके घर पे नोटिस जाएगी, जिसने जिंदगी में कभी झबुआ की कोर्ट नहीं देखी है? वो झबुआ का आदिवासी जो कभी आज तक थाने नहीं गया, तहसील नहीं गया, झबुआ की कोर्ट में नहीं गया, वो भोपाल कैसे आएगा अपने नोटिस का जवाब देने भाई? और प्रावधान क्या रखा है? एक अखबार में निकाल दो 30 दिन के लिए कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, और अगर 30 दिन में जवाब ना आए तो तुम्हारी हो गई। किसी ऐरू गैरू नत्थू खैरू जिस अखबार को कोई नहीं पढ़ता, उस अखबार में नोटिस निकाल दो, जो अखबार चलता ही नहीं हो, केवल कागजों पे रहता है। ऐसे अखबार भी है ना जिनको कोई नहीं पढ़ता, उसमें नोटिस में निकाल दो ये कॉलेज वक्फ प्रॉपर्टी है, वो तो गया बेचारा। कन्वर्जन का सबसे बड़ा टूल बन गया है ये वक्फ एक्ट। गरीबों के, आदिवासियों को नोटिस भेजता है, कहता है ये प्रॉपर्टी तुम्हारी वक्फ की है, जो सालों साल, सैकड़ों साल से वहां रह रहे हैं, और 2 ऑप्शन देता है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो तुम्हारी जमीन। इतना बड़ा अत्याचार किया है हमारे इन जो आदमी हराम का खाए उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। तो जिन लोगों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिला, अच्छा कानून बनाने के लिए ऐसा घटिया कानून बना रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? इस कानून को भी अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन बात फिर वही आ गई कि इस देश के 5000 सांसद और विधायक जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो किसी भी पार्टी के हों, इस पे आवाज़ उठाना चाहिए उनको कि नहीं? और हम सब की ये ड्यूटी है, सांसदों विधायकों को टोकना चाहिए कि नहीं? आज की डेट में सारे सांसदों विधायकों का फ़ोन नंबर वेबसाइट पे है। अगर वो विधायक है तो विधानसभा की वेबसाइट पे उसका फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। अगर वो लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा की वेबसाइट पे है। आप सब लोग, इस हॉल में बैठे हुए लोग और जो 1 करोड़ 2 करोड़ लोग इसको देखते हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपके मोबाइल की आउटगोइंग फ्री है। आज की डेट में 1.5 GB डेटा भी फ्री है। एक बार गूगल करके अपने अपने सांसद विधायक का मोबाइल नंबर ढूंढिए, ईमेल आईडी ढूंढिए, ईमेल पे ईमेल करिए, फ़ोन पे उनको SMS करिए, फ़ोन करिए 4-6-10 बार करिए, क्या दिक्कत क्या है? एक आध बार तो उठा ही लेंगे। व्हाट्सअप करिए, SMS करिए, टेलीग्राम करिए, ईमेल करिए। और जैसे अपने घर की समस्याओं के लिए आप छुट्टी करते हैं, अपने घर की समस्याओं के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, शादी विवाह पड़ता है तो रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाते हैं, ऐसे ही भारत को बचाने के लिए, देश की समस्याओं पे चर्चा करने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से जरूर मिलिए। ये देश की बात है। कानून बना के हमें बर्बाद करने की कोशिश की गई है, कानून बना के सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और प्राइवेट पार्टी वाला तो फिर भी लड़ेगा। जब ये वक्फ बोर्ड गोचर जमीन है, जहां गाय चरती है, जो बंजर जमीन है, जो ऊसर जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो पार्क है, जब उस पर कब्जा करेगा तो कौन लड़ेगा भाई? आपकी जमीन पे अगर नोटिस आएगी आप लड़ोगे, उस गोचर जमीन के लिए कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। तो हो क्या रहा है, इस भारत के खेल के मैदान, गोचर, बंजर, ऊसर, जो पब्लिक लैंड होती है, धीरे 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 करके वो वक्फ बोर्ड कब्जा करता चला जा रहा है। वही चोर है, वही दरोगा है और वही जज है। इस कानून के अंतर्गत वक्फ बोर्ड ही आपको नोटिस भेजेगा,
वक्फ बोर्ड ही जांच करेगा कि आप मालिक हो कि नहीं, और वक्फ बोर्ड ही फैसला सुनाएगा कि आपको जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं है। ये भारत की इकलौता ऐसा कानून है जहां वही व्यक्ति चोर है, वही दरोगा है, वही जज है। इससे भी पेट नहीं भरा। बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, अंतिम बात कह के। नहीं, पीछे वाले ढीले हो गए। हमारी बहनें भी एकदम लगता है वो हो गई। हमारी बेटियां देखिए, बेटियां कुछ लगता है सोच रही कल कब खत्म हो जाए। एक कानून बना था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, जिसको कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून। जब ये बना था तो ये कानून 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ते थे सब पे लागू होता था। यानी 14 साल तक के बच्चे अगर मदरसे में पढ़ रहे हैं तो मदरसा भी राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएगा। 14 साल तक के बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मिशनरी भी राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएगी। गुरुकुल है तो गुरुकुल भी आएगा, सरकारी स्कूल भी आएंगे, प्राइवेट, सब देश के वो सारे स्कूल जहां 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वो किस में आएगा? राइट टू एजुकेशन के दायरे में। स्कूल में दायरे में आने का मतलब वहां देखा जाएगा वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं, वो बीएड है कि नहीं। एक ऑडिट सिस्टम होगा, जिले का शिक्षा अधिकारी उस पर ऑडिट करेगा, देखेगा, समझेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के लोग राहुल गांधी से मिलते हैं। अब तो नहीं है, अब तो भूतपूर्व सांसद हो गए हो। आप लोग गूगल करिएगा, 2012 में ये दोनों संगठन जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए राहुल गांधी से मिलते हैं। तत्काल संसद का सत्र चल रहा होता है, एक विधेयक लाया जाता है और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है। बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को भी निकाल दिया जाता है। लेकिन गुरुकुल में ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती जिसको हम ऑडिट से भाग रहे हैं। आप आइए, हम तो चाहते हैं गुरुकुल का अच्छी तरीके ऑडिट हो, क्योंकि गुरुकुल का ऑडिट करने वाले भी सीखेंगे वास्तव में गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। और 2-4 बार ऑडिट करेंगे तो हो सकता है बाद में कहेंगे काम करो, पूरे देश में कम से कम 15 साल तक के बच्चों के लिए गुरुकुल ही खोल दो। लेकिन मदरसों को बाहर निकाल दिया, मिशनरी स्कूलों को बाहर निकाल दिया, और 1992 का जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट था उसके अंतर्गत माइनॉरिटी स्कूलों को भी बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब आज की डेट में मिशनरी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सरकार की नज़र के बाहर हो गए। वहाँ कौन सी किताब चल रही है, वहाँ कौन पढ़ाने वाला आ रहा है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश में पढ़ाने के लिए टीईटी चाहिए, टेट, पता होगा जो लोग अध्यापक होंगे यहाँ पे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो बाकी सब में चाहिए, मदरसे के लिए नहीं चाहिए। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो और वहां पे जेंडर जस्टिस हो। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो और सर्वधर्म समभाव हो। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो वहां नारी तू नारायणी की भावना हो। तुर्की से लेकर सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबको देख लीजिए। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में जहां कभी स्वयंवर होता था, बेटियां हमारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेती थी, उस अफगानिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। पर्सिया शांत, समृद्ध, खुशहाल था। जब से ईरान बन गया है, हिजाब न पहनने पे गोली मारी जा रही है। सुना नहीं सुना आप लोगों ने? और अभी तो 5000 बेटियों को, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि 5000 बेटियों को स्कूल में जहर दे दिया गया। ये
लड़ाई रिलीजन की नहीं है, ये लड़ाई कल्चर की है, ये लड़ाई दो सोच की है, ये लड़ाई दो संस्कृतियों की है, आदिकाल से चल रही है। पहले देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, अब उसका स्वरूप बदल गया। लड़ाई पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि 2000 साल पहले बहुत शांति थी या 5000 साल पहले, नहीं। अरे लड़ाई हुई है, राम रावण का युद्ध हुआ, कौरव पांडव का युद्ध हुआ, सबका युद्ध हुआ है। हिरण्यकश्यप वाला है, सबको पता है होलिका में क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कभी विष्णु पुराण उठा के धारावाहिक देखिए, ये बहुत अच्छा सीरियल है, उससे आपको पता चलेगा आतंकवाद की समस्या बहुत पहले से है। दो सोच में टकराहट है, एक सोच सर्वधर्म संभाव सब, दूसरी सोच एको हम द्वितीयो नास्ति। एक सोच नारी तू नारायणी, दूसरी सोच महिलाएं केवल भोग की वस्तु है। हमारे शब्द जरा देखिए, हमारे किसी ग्रंथ में बलात्कार शब्द है ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आज महू की धरती से, मुझे हमारे चारों वेद, 18 पुराण, गीता, रामायण, किसी भी पुराने धार्मिक ग्रंथों में कोई एक बार बलात्कार की कहीं एक शब्द दिखा दे, था ही नहीं हमारे देश में। हमारे यहां शब्द महिला पुरुष को हम बराबर मानते ही नहीं है, बेटे और बेटी को बराबर मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं नारी तू, हमारे यहां गृहिणी कहते हैं, जिसका पूरा गृह, गृह का मतलब घर, जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको हम कहते हैं गृहिणी। हमने कभी पिता के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया कि पिता के लिए सब लोग, पिता से सब लोग ऋणी हैं। हमने माता के लिए शब्द बनाया गृहिणी, पूरा घर ऋणी है। हमने नर तू नारायण नहीं कहा, नारी तू। तो ये हमारे देश का कल्चर है। हमारे किसी राजकुमार का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र राज्य की राजकुमारी सुमित्रा, पांचाल की राजकुमारी पांचाली, जनक की राजकुमारी जानकी, गांधार की राजकुमारी गांधारी। यह हमारा कल्चर रहा है। तो खतरा हमारे कल्चर को है, हमारी संस्कृति को है, हमारी तो नारी तो नारायणी की संस्कृति से, संस्कृति को खतरा है, हमारे सर्वधर्म संभाव की सोच को खतरा है, हमारे वसुधैव कुटुंबकम की सोच को खतरा है। हम जो गृहिणी कहते हैं उस हमारी सोच को खतरा है। हमारे किसी भी पुराने उसमें हलाला जैसी कुरीति नहीं है। हमारे किसी भी पुराने ग्रंथों में मुता मिस्यार जैसी कुरीति नहीं है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं वर्णन आता ही नहीं है तहर्रुस जैसे घटिया खेल का। तहर्रुस के बारे में जानते हैं आप लोग? लड़कियों को सामूहिक रूप से घेर के बलात्कार करना तहर्रुस कहलाता है, और वो खेल है और वो जायज है। और भारत में तहर्रुस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शुरू हो चुका है। तो खतरा हमारी संस्कृति को है, और यह खतरा कैसे रुकेगा? केवल समाज के जागने से नहीं रुकेगा। जब तक शासक अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तब तक ये खतरा, जब शासन और समाज दोनों एक तरीके से एक साथ काम करते हैं तब किसी समस्या का समाधान होता है, केवल समाज के नहीं। अगर समाज के जागने से समस्याएं ठीक होती तो आप ट्रैफिक वाला कानून खत्म कर दिए। सबको पता है हेलमेट लगाना अच्छा है। अगर कानून खत्म कर दे, लोग बिना हेलमेट के घूमेंगे कि नहीं? जोर से बोलिए। सबको पता है हेलमेट हमारे लिए अच्छा है, कानून खत्म कर दीजिए, ट्रैफिक रूल हटा दीजिए। सबको पता है कि रेड लाइट पर रुकने से जाम नहीं लगेगा, आप पेनाल्टी हटा दीजिए, देखिए जरा चौराहे पे क्या होगा। अरे भैया, व्यक्ति कानून के अनुसार कार्य करता है, इसलिए कानून नियम समाज के हिसाब से होना चाहिए, संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। वही व्यक्ति लोकल ट्रेन में चलता अलग बिहेवियर करता है, मेट्रो में चलता अलग बिहेवियर करता है,
प्लेन में चलता अलग बिहेवियर करता है। व्यक्ति वही है, नियम कानून बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, इसलिए उसकी सोच बदल रही है, उसका व्यवहार बदल रहा है। वही व्यक्ति इंदौर में अलग बिहेवियर करता है, दिल्ली में अलग करता है, अमेरिका में अलग बिहेवियर करता है, क्योंकि जैसा देश वैसा देश। दुर्भाग्यवश कभी इस पे ठीक से चिंतन नहीं हुआ। कोशिश यही की जा रही है हमारा देश बचे, हमारी संस्कृति बचे, हमारा धर्म बचे। आइए हम सब लोग मिलके एक आवाज़ उठाएं, अपने नागरिक धर्म का पालन करें। नागरिक धर्म ये भी है कि देश के लिए, समाज के लिए थोड़ा समय निकालें। समस्याओं का समाधान दो जगह से होगा, संसद और सुप्रीम कोर्ट। राज्यों की समस्या है तो विधानसभा और हाई कोर्ट। लेकिन इस संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का, विधानसभा और हाई कोर्ट को जगाने का दो तरीका है, सड़क, और एक दूसरा तरीका आ गया है सोशल मीडिया। अपने फ़ोन का उपयोग राष्ट्रहित के कार्य में करिए। अपने फ़ोन का उपयोग केवल सेल्फी लेने, फ़ोटो खींचने